देखिए आज हम गणित का दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने अवकलन के बारे में पढ़ा था और अवकलन से संबंधित जो उसके मेन फॉर्मूले हैं वो भी पढ़े थे। आज हम फॉर्मूलों की सहायता से, उन सूत्रों की सहायता से अवकलन के सवालों को किस प्रकार से हल किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास सपोज करो कि सवाल दिया हुआ है sin x²। माना sin x² हमारे पास ये सवाल दिया गया है इस सवाल में, और हमें ये कहा गया है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास दूसरा चर नहीं है। हमारा जो सवाल है वह है केवल एक ही पक्ष में दिया गया है, न इसमें LHS है और न ही RHS, अर्थात दोनों पक्ष अलग अलग नहीं है, केवल एक पक्ष दिया हुआ है। जब इस प्रकार से हमारे सवाल दिए गए कि जिनमें केवल एक ही पक्ष दिए गए हो, एक ही पक्ष दिया गया हो, अर्थात उनमें LHS और RHS अलग अलग नहीं दिए गए हो, तो सबसे पहले इन सवालों को हम माना y बराबर sin x², अर्थात किसी एक चर के राशि के बराबर हम उसको मान लेंगे। और मुख्यतः हमारे बुक्स में जितने भी सवाल दिए गए हैं LHS और RHS के विदाउट, उनको सबको y के बराबर मान रहे हैं कि y बराबर sin x²। अब यहाँ हमारे पास दो पक्ष हो गए, एक LHS हो गया और एक RHS हो गया। LHS में हमारे पास y है, RHS में हमारे पास sin x², अर्थात चर x है जिसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है। इसलिए जिन सवालों में हमारे पास केवल एक ही पक्ष दिया गया हो, LHS और RHS नहीं दिया गया हो, तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों में, उन सवालों में सबसे पहले उनको y के बराबर मान लेंगे और y के बराबर मानने के बाद में अवकलन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। अब यहां y का अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। तो हमारे पास कल फॉर्मूला था d/dx sin x। हमारे पास यहां केवल sin x का था, बराबर होता है cos x। हमारे सवाल में यहां sin x की जगह sin x² है, अर्थात यहां से जब तक x² को किसी सिंगल पावर के चर में चेंज नहीं कर सकते, जब तक हम ये सूत्र यहां नहीं लगाएंगे। अर्थात केवल sin x के स्थान पर हम फॉर्मूला cos x यूज में ले सकते हैं, sin x² के स्थान पर ये फॉर्मूला यूज में नहीं ले सकते। इसलिए यहां सबसे पहले हमें x² को रिमूव करना पड़ेगा, x² को हटाना पड़ेगा और x² के जगह पर कोई अन्य दूसरा चर लाना पड़ेगा। अब यहां जब हम x² को हटाते हैं तो किस प्रकार से हटाएंगे, यहां मानेंगे माना x² बराबर t, अर्थात कोई भी चर अपन यहां मान सकते हैं, चाहे वो t हो, चाहे u हो, चाहे v हो, चाहे z हो, किसी भी चर को हम यहां मान सकते हैं। अब मानने के बाद में LHS में हमारे पास x² है, RHS में हमने t माना है, तो RHS को LHS में ट्रांसफर करेंगे और LHS को RHS में ट्रांसफर करेंगे, अर्थात t बराबर x² हो जाएगा हमारे पास। t बराबर x² होने के बाद में हमारे पास LHS में t है, RHS में x है, अर्थात यहां t का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। जब t का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहां t का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो यहां हमारे पास आएगा dt/dx। कल भी मैंने फॉर्मूले की चर्चा की थी, उसमें बताया था किसके सापेक्ष करना है, वह चर नीचे, और किसका अवकलन करना है, वह चर ऊपर आता है। इसलिए यहां t का अवकलन करना है x के सापेक्ष, इसलिए t ऊपर आएगा और dx नीचे आएगा। तो जहां t है वहां नोट करेंगे हम dt/dx बराबर x² है। x² के लिए हमारे पास अवकलन का पहला फॉर्मूला था कल, d/dx x की होल पावर n बराबर होता है n डॉट x की पावर n - 1, अर्थात पावर को पहले ले लेंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे। तो जब यहां हम x² का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पावर को पहले लेंगे तो पावर आ
यहाँ हमारे पास आ गया x की पावर 8, अर्थात यहाँ हमारे पास आया dt अपॉन dx बराबर 2x, और इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब जब हमने x स्क्वायर बराबर t माना था, तो हमारा जो सवाल है y बराबर sin t के रूप में चेंज हो गया, अर्थात यहाँ x स्क्वायर हमने हटा दिया और x स्क्वायर के स्थान पर हमने t मान लिया। तो जैसे ही x स्क्वायर के स्थान पर t रखेंगे तो हमारा प्रश्न पड़ गया y बराबर sin t। अब यहाँ हमारे पास चर t है, यहाँ हमारे पास चर x है, यहाँ केवल एक ही घात है चर की, यहाँ भी केवल एक ही घात है चर की, इसलिए यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं d अपॉन dt sin t बराबर होगा cos t। केवल चर चेंज है, बाकी सूत्र जो का क्यों रहेगा, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे इसलिए बटा में dx था, यहाँ t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए बटा में dt हो गया, तो sin t का सूत्र बन गया हमारे पास cos t। तो यहाँ हम y बराबर sin t का जब अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो y के स्थान पर नोट करेंगे हम dy बाई dt, अर्थात इसका यहाँ अर्थ है कि y का अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष। तो यहाँ dy बाई dt बराबर यहाँ sin t का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं, क्योंकि d अपॉन dt sin t बराबर होता है हमारे पास cos t। तो यहाँ हमने नोट कर दिया cos t, और ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। हमारे को नेट dt अपॉन dx चाहिए, नेट dy बाई dt चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx, और dy बाई dx ज्ञात करेंगे समीकरण 1 और 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 से dy बाई dx इजीली रूप में निकल कर क्या आ रहा है, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ गुणा कर दें, समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा कर दें। जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त हुआ dt अपॉन dx इंटू dy बाई dt बराबर 2x से डॉट cos t। LHS में dt से dt कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा dy अपॉन dx, परंतु हमें RHS में भी x और y चाहिए, t नहीं चाहिए, क्योंकि t तो हमने माना था, इसलिए यहाँ t का मान रख दीजिए। t बराबर हमारे पास माना हुआ है t बराबर x स्क्वायर, इसलिए यहाँ से t को रिमूव कर दीजिए और t के स्थान पर रख दीजिए x स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ 2x डॉट cos x स्क्वायर। ये हमारे सवाल का आंसर प्राप्त हो गया कि यदि y बराबर sin x स्क्वायर दिया गया हो तो उसका अवकलन प्राप्त होता है dy बाई dx बराबर 2x डॉट cos x स्क्वायर। इस प्रश्न में हमारे पास, इस सवाल में हमारे पास केवल दो ही समीकरणों से काम चला, समीकरण 1 और 2। समीकरण 3 भी बन सकती है, समीकरण 4 भी बन सकती है। अब वो किस प्रकार से बन सकती है उसके लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। अगला सवाल देखिए, यदि हमें दिया गया है साइन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले रहे हैं, साइन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पहला फलन साइन है, उसके आगे लॉग है, और उसके आगे भी ये फलन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात एक दूसरे के पूरक फलन है, स्वतंत्र फलन नहीं है, एक दूसरे के पूरक फलन है। तो जब इस प्रकार से हमारे पास फलनों की एक श्रृंखला दी गई हो तो अवकलन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहला वही है कि यदि हमारा सवाल केवल एक ही पक्ष में हो, LHS या RHS दोनों अलग अलग नहीं दिए गए हो, तो सबसे पहले हम हमारे सवाल को y बराबर मानेंगे। तो यहाँ y बराबर आ गया साइन लॉग 1 प्लस
करेंगे और आगे की साइड से अवकलन स्टार्ट करने के लिए कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था d अपॉन dx log x और log x बराबर होता है 1 अपॉन x। अब हमारे पास यहाँ log x नहीं है, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जबकि हमारा सूत्र तो केवल log x में था, इसलिए यहाँ हम यह फॉर्मूला यूज में नहीं ले सकते जब तक कि हमारे पास यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर केवल सिंगल चर नहीं आए। इसलिए यहाँ सिंगल चर लाने के लिए माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया तो एलएचएस में आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आरएचएस में आया टी हमारे पास। तो एलएचएस को आरएचएस में ट्रांसफर कर दीजिए और आरएचएस को एलएचएस में ट्रांसफर कर दीजिए, तो हमारे पास प्राप्त हुआ टी बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारी समीकरण प्राप्त होगी कि टी बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब यहां हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसका करेंगे? टी का करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहां हम लिखेंगे टी के स्थान पर dt अपॉन dx बराबर, देखिए हमारे पास यहां दो पद हैं, पहला पद है a और दूसरा है x स्क्वायर। दोनों का हम अलग अलग सूत्र लगा करके अवकलन करेंगे, अर्थात यहां थोड़ा सा विस्तृत लेकर इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे तो अपन d अपॉन dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी हम दो टुकड़ों में यहां तोड़ सकते हैं आराम से, इजीली वे में। dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx 1 प्लस d अपॉन dx x स्क्वायर, अर्थात जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस हो तो उनका हम अलग अलग अवकलन कर सकते हैं टुकड़ों के रूप में। अब कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि d अपॉन dx यदि कोई कांस्टेंट राशि हो तो उसका अवकलन शून्य प्राप्त होता है। इसलिए हमारे पास यहाँ एक कांस्टेंट राशि प्राप्त है 1, इसलिए जब 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 0। इसलिए हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ dt अपॉन dx इज इक्वल टू 0 प्लस, अभी थोड़ी देर पहले हमने x स्क्वायर का अवकलन किया था, x स्क्वायर अर्थात x की पावर n का सूत्र लगा देंगे, पावर को पहले ले लेंगे और पावर में से एक लेस कर देंगे, तो इसका अवकलन प्राप्त हुआ हमें 2x। पावर को पहले ले लिया, पावर में से एक कम कर दिया, दो में से एक कम किया, एक रह गया, तो हमारे पास आया dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, और इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल किस रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया जब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी माना था। हमारे पास यहां प्राप्त हुआ y बराबर साइन लॉग टी। यहां हमारे पास पहला फलन है वो त्रिकोणमितीय फलन है साइन, और इसके आगे ये इसका एंगल का काम कर रहा है, log t कोण का काम कर रहा है, अर्थात यहां हमारे पास फॉर्मूला d अपॉन dx sin x बराबर cos x है, अर्थात यहां सिंगल चर की, जबकि यहां सिंगल चर नहीं है, हमारे पास फलन के रूप में दिया हुआ है, लघुगणकीय फलन है, log t है। इसलिए यहां हम फॉर्मूला तब तक यूज में नहीं ले सकते जब तक कि यहां log t को रिमूव ना करें, यहां से हटाएंगे। इसलिए हमें यहां पुनः मानने की आवश्यकता है, पुनः माना log t बराबर अन्य कोई चर मान लेंगे, जैसे v मान लिया, log t बराबर v। अब हमारे पास LHS में log t है, RHS में v है, इसलिए v को LHS में लेकर आइए और log t को RHS में लेकर जाइए, ट्रांसफर करिए, तो हमारे पास आया v बराबर log t। अब यहां हमारे पास RHS में t है, अर्थात v का t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम यहां लिखेंगे dv अपॉन dt बराबर log t, अर्थात log x बराबर हमारे पास अवकलन का सूत्र है 1 अपॉन x,
यहां हमारा चर x के स्थान पर t है, इसलिए log t का अवकलन 1/t हो जाएगा और हमारे पास प्राप्त होगा dv/dt बराबर 1/t और इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास जो हमारा सवाल है वो इस रूप में आकर के चेंज हो गया, y बराबर sin v, log t बराबर हमने v माना है तो यहाँ v पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया y बराबर sin। अब यहाँ y बराबर sin v, हमारा यहाँ sin x जैसा ही sin v हो गया, वहां चर x का यहाँ चर v हो गया। अब हम इसका डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं और डायरेक्ट अवकलन करने के लिए अर्थात y का अवकलन हम v के सापेक्ष करेंगे, इसलिए यहाँ dy/dv रखेंगे। dy/dv बराबर sin v, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं cos v, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ 3 समीकरण प्राप्त हुई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। इस प्रकार के सवालों में चाहे कितने ही समीकरण प्राप्त हो, चाहे 2 समीकरण प्राप्त हो, चाहे 3 समीकरण प्राप्त हो, चाहे 4 समीकरण प्राप्त हो, समीकरण 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करना है प्रत्येक सवाल के लिए। इसलिए यहाँ समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को परस्पर गुणा करने पर अर्थात इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड मल्टीप्लाई थर्ड, देखिए समीकरण नंबर 1 था हमारे पास dt/dx बराबर 2x, dt/dx डॉट, दूसरा समीकरण है हमारे पास dv/dt बराबर 1/t, dv/dt LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरा समीकरण है हमारे पास dy/dt डॉट dy/dt बराबर पहला समीकरण का RHS है 2x डॉट दूसरे समीकरण का RHS है 1/t और तीसरे समीकरण का RHS है cos v। तीनों को समीकरण 1, 2, 3 को गुणा करने पर प्राप्त हुआ हमारे पास dt/dx डॉट dv/dt डॉट dy/dv बराबर 2x डॉट 1/t डॉट cos v, परंतु हमें ना dt/dx चाहिए, ना dv/dt चाहिए, ना dy/dv चाहिए, हमें चाहिए dy/dx। तो देखिए यहाँ dv से dv कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, हमारे पास LHS में बचा dy/dx। अब LHS में तो हमारे पास dv/dx बच गया, RHS में भी हमें x और y चाहिए, t भी नहीं चाहिए और v भी नहीं चाहिए, इसलिए इनका मान पुट कर दीजिए, मान रख दीजिए। हमारे पास v बराबर था log t और t बराबर था 1 + x², तो हमारे पास यहां से प्राप्त हुआ 2x/में t डॉट, पहले v का मान रख रहे हैं cos v बराबर आया हमारे पास log t, तो यहां v को हटा दिया और v के स्थान पर रख दिया log t। अब हमारे को यहां t नहीं चाहिए, हमारे को x और y चाहिए, इसलिए यहां t को रिमूव करिए और t को हटाने के लिए हमने सबसे पहला माना था 1 + x² बराबर t, अर्थात यहां हम t को हटाएंगे और t के स्थान पर पुट करेंगे 1 + x², तो हमारे को यहां प्राप्त हुआ 2x/1 + x² इंटू cos इंटू log 1 + x²। तो इस प्रकार से हमारे को dy/dx बराबर प्राप्त हुआ 2x/1 + x² डॉट log 1 + x²। इस प्रकार से हम अवकलन के सवालों को हल कर सकते हैं जिनमें केवल एक पक्ष दिया गया हो, अर्थात 2 पक्ष नहीं दिए गए, 2 चर नहीं दिए गए हैं, केवल एक ही चर में हमारे को सवाल दिया गया है, जैसे x, और उसमें भी 2 पक्ष
नहीं लिए गए हो तो सबसे पहली प्रक्रिया है कि हम जो दिया गया सवाल है उसको y के बराबर मान देंगे। तब उसके बाद में RHS में हम ये देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला यूज में आ रहा है या उसकी जगह कहीं मानने की आवश्यकता है। यदि एक बार मानने की आवश्यकता है एक समीकरण प्राप्त करेंगे, दूसरी बार मानने की आवश्यकता है पुनः तो दूसरी समीकरण प्राप्त करेंगे, तीसरी बार मानने की आवश्यकता है तो तीसरी समीकरण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम 1 2 3 या 4 समीकरण या 5 समीकरण प्राप्त कर सकते हैं और उन समीकरणों को परस्पर मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास RHS में t v u जो भी हम मानेंगे उनका पुनः मान रखते हुए आ जाएंगे वापसी, और x में जब तक चेंज ना हो जब तक हम मान रखते रहेंगे तो हमारे पास dy/dx आराम से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल एक छोटा सा नेक्स्ट एग्जांपल है। हमारे पास केवल √x दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में ये रहता है कि √x का अवकलन किस प्रकार से करें। तो जब √x हमारे पास दिया गया है तो √x केवल एक पक्ष है, इस पे ना LHS है और ना RHS है। तो सबसे पहले हम इसको y के बराबर मानेंगे और y बराबर प्राप्त हो गया हमें √x। अब √x का अवकलन कैसे करें? √x का अवकलन बहुत इजी है। देखिए y बराबर हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, क्योंकि √x का मतलब होता है पावर 1/2। तो हम इसको x की पावर 1/2 के रूप में लिख दिया। अब यहाँ x का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष करना है। जब x का अवकलन हम y के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अर्थात d/dx x की पावर n बराबर हमारे पास फॉर्मूला है n.x की पावर n माइनस 1, अर्थात पावर को पहले ले लेंगे और पावर में से 1 लेस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ प्राप्त हुआ dy/dx बराबर 1/2 पहले ले लीजिए और पावर में से 1 लेस कर दीजिए, अर्थात x की पावर 1/2 माइनस 1, और यहाँ हमारे को प्राप्त हुआ dy/dx बराबर 1/2 डॉट x की पावर माइनस 1/2, अर्थात 1/2 में माइनस 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 प्राप्त होगा, और माइनस 1/2 x की पावर माइनस 1/2 को पॉजिटिव करने के लिए हम अंश को हर में ले जा सकते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा, हर को अंश में ला सकते हैं, चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ x की पावर माइनस 1/2 को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ हमारे पास अंश में है तो इसको हर में लेकर आएंगे तो हमारे को प्राप्त हो गया dy/dx बराबर 1/2 डॉट 1/x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √x। तो हमारे पास प्राप्त हुआ dy/dx बराबर 1/2√x, जो कि √x का अवकलन कहलाता है। x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे को प्राप्त हुआ dy/dx बराबर 1/2√x, और इसको डायरेक्ट हम सूत्र के रूप में भी काम में लेते हैं कि जहां भी हमारे को √x दिया गया है तो हम √x की जगह डायरेक्ट काम में ले सकते हैं 1/2√x। फॉर एग्जांपल इसी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास। सपोज करो कि हमें ये दिया हुआ है sin√x और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब sin√x दिया गया है तो हम सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे, y बराबर sin√x हो गया हमारे पास यहाँ sin x का फॉर्मूला है, sin√x का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए सबसे पहले यहाँ √x को रिमूव करना है, √x को यहाँ से हटाना है, और √x को हटाने के लिए हमारे पास वही प्रक्रिया है, किसी एक चर को दूसरे चर के बराबर मानना है। तो यहाँ लिखेंगे माना √x बराबर t। जब √x के बराबर हमने t मान लिया तो इसको चेंज कर दीजिए, LHS को RHS में, RHS को LHS में, तो हमारे पास t बराबर √x प्राप्त हुआ, अर्थात यहाँ t का अवकलन करना है x के सापेक्ष, और वही प्रश्न बन गया। यहाँ y बराबर √x था, यहाँ t बराबर √x है, यहाँ y बराबर √x था इसलिए यहाँ आंसर आया dy/dx, यहाँ t बराबर √x है इसलिए
1/2 रूट एक्स, और इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल दें। समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। समीकरण नंबर 1 प्राप्त होने के बाद में हमारा सवाल चेंज हुआ था। देखिए अंडर रूट एक्स बराबर टी माना तो हमारा सवाल चेंज हुआ y बराबर sin टी। अंडर रूट एक्स के स्थान पर टी रखा तो y बराबर प्राप्त हुआ sin। जब y बराबर sin टी प्राप्त हुआ तो यहां y का अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो यह हमारे को प्राप्त हुआ dy/dt बराबर sin टी का अवकलन cos t होता है, तो dy/dt बराबर cos t। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो हमारे पास आया dt/dx डॉट dy/dt बराबर 1/2 रूट x डॉट cos t। हमें न t चाहिए, न u चाहिए, न v चाहिए, हमें x और y चाहिए। इसलिए यहाँ t को चेंज करने पर अर्थात t का मान रखने पर और t का मान हमारे पास रूट x, तो यहाँ LHS में dt से dt कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया dy/dx बराबर 1/2 रूट x डॉट cos रूट x। तो हमारा अवकलन प्राप्त हो गया sin रूट x का dy/dx बराबर 1/2 रूट x डॉट cos रूट x। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं आराम से। जिन सवालों में केवल एक ही पक्ष दिया गया हो, LHS और RHS नहीं दिया गया हो, दो चर नहीं दिए गए हैं, केवल एक ही चर दिया गया है। ध्यान रखना इन सवालों में केवल एक ही चर दिया गया है x x x x, अर्थात y नहीं दिया गया है। केवल सवाल की पहचान बहुत मोटे तरीके से कर सकते हैं कि सवाल केवल एक ही पक्ष में दिया गया है, दो पक्षों में LHS और RHS के रूप में नहीं दिया गया होता है, और केवल एक ही चर के रूप में दिया गया हो तो हम इन सवालों को इस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक बार इनकी विधि को पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले दिए गए सवाल को हम y के बराबर मान लेंगे। y के बराबर मानने के बाद में आगे हम ये देखेंगे कि हमारे पास RHS में जो फलन दिया गया है उस फलन में हमारा अवकलन का सूत्र लग रहा है या नहीं लग रहा है। यदि अवकलन का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो हम वहां डायरेक्ट सूत्र काम में ले सकते हैं। यदि यहाँ अवकलन का डायरेक्ट सूत्र काम में नहीं लग रहा है तो वहां से हम किसी चर के बराबर दूसरा चर मानना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ y बराबर रूट x था, x की पावर 1/2 में लिख दिया इसको डायरेक्ट। यहाँ y बराबर sin रूट x था, या हमारे पास sin x का सूत्र था, रूट x का सूत्र, sin रूट x का फॉर्मूला नहीं था, इसलिए यहाँ रूट x बराबर t मान लिया। इस प्रकार से हम किसी को t के बराबर मान लिया, दूसरे समीकरण में v के बराबर मान लिया, तीसरी समीकरण हो तो z के बराबर मान सकते हैं, और इस प्रकार मान करके हमने इक्वेशन 1 2 3 4 जो भी प्राप्त हुए वो प्राप्त करके समीकरण 1 2 3 4 को जो भी है उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके LHS और RHS से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। LHS में dy/dx बचेगा, बाकी सारे कट जाएंगे, dt से dt कट जाएगा, dv से dv कट जाएगा, कहीं अन्य कोई dz हो तो dz से dz कट जाएगा, केवल dy/dx बचेगा, और हमारे पास इसी प्रकार से RHS में जो भी मान है उनका मान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज समस्त छात्रों से निवेदन है कि जो अवकलन वाली प्रश्नावली है उसका पहला अभ्यास करके देखेंगे। पहले अभ्यास में इसी प्रकार के सारे सवाल हैं, और कल कोई प्रॉब्लम जो भी है उसको पुनः हम आपको सोल्व करेंगे, और कल अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसी अवकलन में, लेक्चर नंबर 3।